नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके हैं या नहीं, तो आप सवाल पूछिए। 02223001634 इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दाल की खबर को लेकर, क्योंकि दाल की खबरों पे लगातार हंगामा मचा हुआ है। सरकार ने जो सख्ती बढ़ाई है, दो महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से हाल के दिनों में हुए हैं दालों को लेकर। एक तो इंपोर्ट को अलाउ किया और दूसरी तरफ ये कहा राज्यों से कि आप जो कारोबारियों के पास दालों का स्टॉक है उसको चेक करें और निगरानी रखें कि कहीं सप्लाई को लेकर कोई शॉर्टेज तो नहीं है। स्टॉक का ब्यौरा कुल मिलाकर मांगा गया है। इन दोनों फैसलों पर कारोबारियों की आपत्ति है, विरोध है, अलग अलग तरह से चिट्ठी लिखी जा रही है। आज हमारे साथ दो बड़े संगठन के प्रतिनिधि इस वक्त जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सुरेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के, और साथ ही हमारे साथ सुनील बलदेवा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बलदेवा जी, आपने चिट्ठी भी लिखी है पीएम को, जहां तक मुझे जानकारी मिल पा रही है। क्या आपत्ति है आप लोगों को, क्योंकि अब तो मार्केट भी स्टेबल हो गया है, तो बताएं आपकी अब एक्चुअल प्रॉब्लम है कहां पर? हेलो। अच्छा, लगता है सुनील बलदेवा से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। सुरेश अग्रवाल जी, आपने ये चिट्ठी लिखी है कि सरकार अपना फैसला वापस ले, ऐसा क्यों सर? हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से अन्य वस्तुओं में चाहे डीजल, पेट्रोल, ऑयल सीड, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली के तेलों में वृद्धि हुई है, उसके अनुपात 5% तुअर दाल और मूंग दाल में वृद्धि हुई है। तो जो बाकी आइटम को देखे तो उसके मुकाबले हम ओनली 5-7% पे, 200% पे, और उन 5-7% में आपने दाल की स्टॉक जांच करने का निर्णय लिया। जांच करने से व्यापारी कभी नहीं घबराता और ना जांच से कोई इनकार है। सरकार ऑर्डर करेगी तो जांच करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत यहाँ है कि जहाँ कीमतें नहीं बढ़ी है और इस समय पूरा 2 महीने से पूरा देश का थोक और इंडस्ट्रीज कारोबार बंद है। कहीं 20% इंडस्ट्री चल रही है, कहीं 40% चल रही है, कहीं कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, मिल मालिक कोरोना में है। ऐसे में साप्ताहिक स्टॉक देना, हर 7 दिन में जानकारी देना कैसे संभव है? आदमी महीने भर तक इंडस्ट्री नहीं जा रहा है। अभी राज्य सरकार ने कहा नियमित जानकारी दो। अरे जो लोग कोरोना में उनका परिवार भी नहीं रहे, कंप्यूटर वाले हैं और स्टाफ नहीं आ रहा, तो प्रतिदिन जानकारी कैसे देंगे? इसके लिए कम से कम आप उनको समय दें। 3 महीने का कोरोना खत्म होने दे, मार्केट खुलने दे, इंडस्ट्री चलने दे, कर्मचारी को आने दे। और जहाँ 5-7% की तेजी नहीं, आज भी मूंग समर्थन मूल्य से 800 नीचे बिक रहा है, चना समर्थन मूल्य से 300 रुपए नीचे बिक रहा है, उड़द और तुअर समर्थन मूल्य से 300-400 ऊपर बिक रहे। तो अभी बिक रहा है ना, जब ये फैसला सरकार ने ले लिया है। नहीं ले लिया तो ठीक है, सरकार ने जब फैसला ले लिया तब एमएसपी से भाव नीचे आया ना, उससे पहले तो ऊपर ही था। भाव नहीं, पहले ही नीचे था। पहले 71 रुपए 72 रुपए मूंग बिक रहा था, चना 51 रुपए बिक रहा था। ये फैसले लेने से कोई ज्यादा तेजी मत दी नहीं, पर फैसले में आप जैसे नियमित राज्य सरकार के रही है, नियमित जानकारी दे। अरे आदमी का घर में कोरोना हो गया, 15 दिन से इंडस्ट्रीज पे नहीं गया, वो कैसे नियमित जानकारी देगा? कंप्यूटर वाला नहीं है, मुनीम वाला नहीं है, आदमी अस्पताल में, और आपको नियमित 7 दिन में जानकारी दे, ये कैसे संभव है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी लोगों की तैयारी नहीं है, कारोबारियों की तैयारी नहीं है कि वो पुख्ता जानकारी दे पाए। सुनील बलदेवा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। बलदेवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप जरा बताएं, इस फैसले के बाद आप लगातार ग्राउंड पर लोगों से बात कर रहे हैं, ट्रेडर से, मिलर से, स्टॉकिस्ट से, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है और क्या मेन आपत्ति है क्या कारोबारियों की सरकार के इन फैसलों पर?
मदन जी, आपको याद होगा कि यही सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट 2020 लाई थी, जिसमें से दालों को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर किया गया था, और साथ में ये पार्लियामेंट में भी ये जवाब दिया गया था और ये बताया गया था कि जब तक 50% से ज्यादा रिटेल में तेजी नहीं आएगी तब तक हम दालों के ऊपर कोई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और जहां तक दालों की बात है, दालें, जहां सुरेश जी ने बताया कि दालें या तो एमएसपी के आसपास बिक रही थी या एमएसपी से नीचे बिक रही थी। कोई भी दाल एमएसपी से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बिक रही थी, 5-7-10% ऊपर तुअर और उड़द बिक रही थी, ये बात पक्का है। लेकिन उसके लिए सरकार ने चूंकि इंपोर्ट खोल दिया था और कोविड के चलते इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, इसके लिए इसके भाव ज्यादा थे, हिंदुस्तान में पैदावार थोड़ी कम हुई थी, तो सप्लाई और डिमांड के चलते कम थे। लेकिन इन दोनों दालों के चलते जब इंपोर्ट खोल दिया तो ये दोनों दालें जो है इंपोर्ट की पड़ता पे आ गई और ये दोनों दालें एमएसपी से बल्कि नीचे ही आ गई है। आज जैसा मूंग है एमएसपी से नीचे बिक रही है, चना जो 5100-5200 बिक रहे थे वो आज चना 4600-4700 महाराष्ट्र और गुजरात में मंडियों में बिक रहा है। और आप सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार नाफेड ने 21 लाख टन चना खरीदा था और आज केवल 4 लाख टन चना खरीद पाई है, क्योंकि कोविड के चलते फार्मर्स मंडियों में माल ही नहीं ला पाए हैं। अब यदि 5100 का चना 4600 हो गया है और जो ही अनलॉक की तरफ हम जाएंगे, किसान मंडियों में माल लेके आएगा तो घाटा किसका होगा? किसानों का होगा, क्योंकि किसान जो है माल ज्यादातर किसान के पास पड़ा है और वो किसान जब माल लेके आएगा तो उसका माल नीचा बिकेगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि सरकार ये कहती है कि 255 लाख टन दालें पैदा होती है। मृत्युंजय जी, 130 करोड़ जनता में यदि हम बांटे तो पर कैपिटा 55 ग्राम दाल हमें रोज का मिलती है। यदि 100 रुपए की दाल हो तो हम रोज की 5.5 रुपए की दाल केवल खाते हैं। तो यदि दाल में 10-15% बढ़ता भी है तो हम 5.5 रुपया खर्चा करेंगे हम। हाँ। नहीं, ये मेरा हिसाब तो आपने बड़ा बढ़िया कैलकुलेशन किया है कि सरकार के आंकड़ों से ही आपको बता किसी का बनाया हो, आपने पढ़ा, आपने उसको रिपोर्ट किया, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आप एक बात बताएं बलदेवा जी कि आपने पीएम को जो चिट्ठी लिखी है, आप चाहते क्या है इस वक्त सरकार से? आप क्या चाहते हैं कि सरकार कर दे जिससे आप लोगों की आपत्ति दूर हो जाए? सरकार एक सीधा साधा स्टेटमेंट दे दे कि हमने केवल दालों में तेजी नहीं आए इसको कंसर्न मानते हुए, उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए हम केवल स्टॉक लेना चाहते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उसके ऊपर दो बिंदुओं में लिखा हुआ है, दो इन्होंने धाराओं में लिखा है। एक, स्टॉक देना, यदि हमें पोर्टल में जस्ट जाके स्टॉक देना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इसमें टाइम थोड़ा देना चाहिए, क्यों अभी कोरोना काल में न ज्यादातर व्यापारी न ऑफिस जा पा रहे हैं न स्टाफ जा पा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। दूसरा, हमारी आपत्ति इस चीज की है, यदि आप इंस्पेक्टर को या डीएसओ को पावर दे देंगे तो वो हर बार जाके स्टॉक चेक करने के नाम पे व्यापारियों का जो उत्पीड़न होगा हम उससे बचना चाहते हैं। उस आदेश को हम चाहते हैं कि वापस दिया जाए। ठीक है, ओके, आप क्या चाहते हैं अग्रवाल जी? बिल्कुल संक्षेप में बताएं। नहीं, देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जब तक दालों में 50% की वृद्धि नहीं हो तब तक आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू नहीं करना चाहिए। और सरकार अगर स्टॉक की जांच कराती है तो ये जगह जगह जो इंस्पेक्टर है, अधिकारी है, ये व्यापारी को परेशान करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा होगा। और जो मोदी जी ने कहा कि इंस्पेक्टर राज को हम समाप्त कर रहे हैं वो पुनः जिंदा होगा। और व्यापारियों को जो पनिशमेंट, जिनमें तेजी है उनमें तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बेचारे सीधे दालमिल वाले जिनमें तेजी नहीं है उनमें आप ये नियम बता रहे। आइन से देश आजाद होने के बाद 70 रुपए का तेल 150 रुपए हो गया, सीधा जस्ट डबल। उस पर अभी तो सरकार मौन है। सोयाबीन, मूंगफली, सर तेल वाले सुनेंगे तो आपके ऊपर नाराज होंगे। नाराज होने की क्या बात है? बहुत आपत्ति है। अभी हमने आधे घंटे का शो तेल पर किया है। रोज अखबार में छप रहा है, रोज अखबार में छप रहा है। मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा हूँ, रोज अखबार में छप रहा है, रोज अखबार में छप रहा है, कोई नई चीज नहीं है। जी बिजनेस लगातार इस मामले को रिपोर्ट कर रहा है सर। हम लगातार अभी जब आपसे हमारी बात हो रही है, अभी ठीक एक घंटे पहले हमने इसके ऊपर आधे घंटे का स्पेशल शो किया है कि तेल के दाम काबू में करने के लिए क्या होने चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, दालों में क्यों हो रहा है? ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी आपका और सुनील बलदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या इस वक्त सरकार को करना चाहिए जिससे कि कारोबारियों की नाराजगी भी थोड़ी बहुत दूर हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि बुलियन मार्केट में आपको आज क्या करना है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है।
सारा मार्केट दबाव में, और इनफैक्ट गोल्ड की गिरावट काफी बढ़ गई है। 300 रुपए तक गोल्ड के दाम गिर गए हैं, 48,300 के नीचे आ गए हैं भाव। तो हमारे साथ अजय केडिया हैं और प्रथमेश माल्या हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय केडिया जी बताइए, 300 रुपए तक दाम गिर गए हैं गोल्ड के, क्या आज शाम को गोल्ड के दाम और गिरेंगे? गुड इवनिंग मिथुन जी। देखिए, गोल्ड में जो गिरावट है, अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस काफ़ी टाइम से 1890 के करीब ही ट्रेड करा था। अभी थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाया जरूर है, बट डोमेस्टिक मार्केट में जिस ढंग से हमने रुपए में मजबूती देखी है, ये मुख्य कारण था जिसकी वजह से सोने में हमने पिछले 3-4 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट देख चुकी है। 49,200 से 48,200-300 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बट आई थिंक जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स भी बढ़ नहीं रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है लेने की, क्योंकि इससे पहले हफ्ते में भी हमने देखा था कि 48,200-300 के करीब जाकर प्राइजेस में बाउंस आ जाता है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन कंसर्न अभी भी यूएस में बना हुआ है, थोड़ा रिस्क जरूर है, बट इंटरनेशनल को देखते हुए मुझे लगता है जब तक प्राइजेस 1880 का लेवल रीच नहीं करता है, बाइंग करना चाहिए। जो 1900 से 1920 का लेवल अगले हफ्ते तक दिखा सकता है। तो आज एमसीएक्स पे 48,300 या करंट मार्केट पे लिया जा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस रखिए 48,100 का। बाउंस एक्सपेक्टेड है इवनिंग सेशन में, जो 48,650 तक का लेवल गोल्ड में दिखा देगा। ओके, आपका व्यू प्रथमेश माल्या जी, गोल्ड में गिरावट ज्यादा है, क्या किया जाए? 48 के नीचे आ जाएगा गोल्ड आज? मेरे ख्याल से मुश्किल है। 48,200 के आसपास थोड़ा सा रुकते हुए दिखाई देता है। यहाँ पे अगर बाई करना है तो ये करंट भाव पे भी बाई कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से 48,180 का स्टॉप लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से मोमेंटम अभी भी पॉसिबल अपसाइड है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के पोजीशंस के लिए। गोल्ड में मोमेंटम जारी रह सकता है। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू अजय जी, सिल्वर में आज क्या किया जाए? ये एज कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर में हमने ज़्यादा गिरावट देखी है क्योंकि वॉल्टिलिटी ज़्यादा रहती है। सिल्वर में जरूर डबल टॉप बना हुआ है 74,000 का, क्योंकि पिछले 15 दिन के अंदर हमने देखा जब मार्केट में तेजी आई तो 74,200 का ही हाई मार्क पाई है, जो इससे पहले भी हमने लेवल देखा था। तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, 70,000 से लेकर 74,000 का एक ब्रॉडर रेंज है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि 28-20 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। गिरावट जरूर है, लेकिन आज मॉर्निंग में भी $28 था और अभी करीबन 27-70 का लेवल है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है प्राइसेस दायरे में ही है। हाँ, अब जो गिरावट आई है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट में, बट 70,800 70,700 का जो लेवल है, इसके ऊपर एक छोटी क्वांटिटी बाइंग करके चलिए 70,200 के स्टॉप लॉस से। जिस ढंग से कल बेस मेटल में हमने रिकवरी देखी है, उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा सपोर्ट चांदी को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। बट वॉलिटिलिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए क्वांटिटी कम रखिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट 71,800 तक का रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी मार्केट में कि अभी इस वक्त करना क्या चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और कैलाश चंद्र मोदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी वेल। पूछिए। सर मेरे को एल्यूमिनियम और लेड पे पोजीशन बनानी है। मेरे को एल्यूमिनियम और लेड पे पोजीशन बनानी है, तो शॉर्ट की बनाई जाए या लॉन्ग की बनाई जाए बेनिफिशियल? तो एल्युमिनियम और लेड में आपको अंग्रेजी में पोजीशन बनानी है कि हिंदी में? चलिए ठीक है, एल्युमिनियम और लेड बताइए प्रथमेश जी, एल्युमिनियम और लेड में क्या ट्रेड लेना चाहिए अभी? आई थिंक अगर ये आज के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है 192 191.75 के आसपास ये एंटर कर सकते हैं पोजीशन। इनका स्टॉप लॉस रहेगा 190 का, ऊपर में टारगेट रहेगी 196 तक के लिए। तो एल्यूमिनियम में बाई करना चाहिए और जिंक में अवॉइड करना चाहिए। ओके ठीक है, अगला सवाल है राधा गुप्ता का। पूछिए राधा जी। सर मुझे चांदी में पूछना था। मैंने 72,500 में फिजिकल में चांदी ले रखी है सर, तो सर ये मेरा भाव कब तक आ जाएगा? मतलब कि अभी तो चांदी नीचे जा रही है, तो क्या चांसेस हैं आगे के लिए सर? कब तक आ सकता है मेरा ये भाव? 72,500 में खरीदी है। 72,500 पर आपने फिजिकल में जी 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 ठीक है, 72,500 पर आपकी बाइंग है चांदी में। आप जानना चाहती हैं कि अभी मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए? 72,500 के भाव पर फिजिकल में इन्होंने चांदी खरीदी है, क्या सुझाव इनके लिए आपका?
देखिए मृत्युंजय, जब अगर हम फिजिकल में कोई माल लेते हैं तो एक अजम्पशन रहता है कि मैं थोड़ा लॉन्ग व्यू लेके चल रहा हूँ। तो आई थिंक चांदी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी रहती है, जिसकी वजह से मार्केट में अप डाउन ज़्यादा दिखाते। तो बेटर अगर इन्होंने ऑलरेडी फिजिकल में ले रखा है तो इनमें बने रहिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में मार्केट में जब भी एक गिरावट आती है, अनसर्टेनिटी बनती है, तो मन विचलित जरूर हो जाता है। बट आई थिंक अगर आप पिछले 6 महीने की बात करें तो पहले हमने 50,000 का लो दिखा, फिर 60 का दिखा, 70 का बेस बनाता हुआ दिख रहा है। तो डे बाय डे चीज़ें बढ़ रही है, तो इनको बिल्कुल फिजिकली जो होल्ड है उनको रखना चाहिए। 2 महीना भी अगर ये वेट करते हैं तो आई थिंक प्राइजेस ऊपर में 78 से 80,000 तक का भी लेवल हम समझते हैं कि अगस्त में इनको मिल जाएगा। फिजिकल है इसलिए इनको बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। 78 से 80,000 का लेवल हमें दिवाली से पहले पहले मिल जाएगा, इनको बने रहना। ओके, अगला सवाल है प्रिया जैन का, पूछिए प्रिया जी। सर मैंने चना जून का बाय किया है 5,750 में, और सोयाबीन पे एडवाइस चाहिए। 5,750, ओके, चना और सोयाबीन बताइए अजय जी। देखिए अगर चने की बात करें, नो डाउट 2-3 दिन पहले थोड़ा मार्केट में कंसर्न्स बढ़ चुके थे, इंपोर्ट्स को तो लेकर भी था, और साथ में जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि सरकार ने ब्यौरा मांगा है स्टॉक का, उसकी वजह से प्राइसेस में दबाव आया था। बट जिस ब्यूटीफुली हमने चार्ट पे 5100 का लेवल रिगेन करते हुए देखा और एक हार्मोनिक पैटर्न बना है जो कहीं ना कहीं काउंटर को सपोर्ट करता है। मैंने सोमवार के सेशन में भी कहा था कि हार्मोनिक पैटर्न काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है, जो मुझे लगता है कि प्राइजेस को वापस 5350 से लेके 5450 का लेवल दिखा देगा। इनको बने रहना चाहिए। 5700 थोड़ा हायर साइड है, बट ओवरऑल मुझे लगता है प्राइजेस धीरे धीरे आप पॉजिटिव आ रहे हैं, तो बने रहिए। वहीं सोयाबीन की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ चुकी है। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 7,000 का लेवल अगर सोयाबीन तोड़ के होल्ड कर जाता है तो 6700 तक का लेवल मिल जाएगा। ट्रेंड वीक रहेगा। ठीक है, रोहित हैं हमारे साथ। अगला सवाल रोहित का है, हरियाणा से है, पूछिए रोहित जी। सर परसों में क्या करना चाहिए हाजिर में अगले 1 महीने के लिए? केडिया जी से सवाल है। मस्टर्ड में अगले 1 महीने के लिए क्या ट्रेड लिया जाए अजय जी? कि पूरे एडिबल ऑयल पैक की अगर बात करें तो आई थिंक मस्टर्ड काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से ऑयल के भाव में अभी भी तेजी बनी हुई है। बट अब थोड़ा थोड़ा मार्केट में प्रेशर बनना चालू हो चुका है, तो आई थिंक ऊपर में तो हम समझते हैं 74-7500 के लेवल मैक्सिमम। और अब जो सोयाबीन में गिरावट है, ऑयल में थोड़ा बहुत गिरावट आ रहा है, इसका प्रेशर मस्टर्ड पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और प्राइजेस करीबन मुझे लगता है 7,000 का लेवल तोड़ के 6,600 से लेकर 6,700 के बीच में मिलेगा। तो टाइम बिंग मस्टर्ड में भी लेन से बचे, बट हाँ एक स्प्रेड अच्छा बन रहा है, ठीक है, जहां पे आप मस्टर्ड को लेकर सोयाबीन बेच के चल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है राहुल चौधरी का, नागौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए राहुल जी। सर जी, मेरे को कॉटन सीड ऑयल के बारे में जानना था। कुछ तो राय आ रही थी ऊपर जाने की, कुछ आ रही नीचे जाने की। आज बाजार ऊपर चढ़ा गया, जो पोजीशन बना रखी थी वो पूरा बेच दिया। बताइए अजय जी, कॉटन सीड ऑयल में क्या होगा? सिंपल है, कॉटन सीड ऑयल केक की सप्लाई इमीडिएटली नहीं आएगी। जिस ढंग से हम देखते हैं नया माल है वो अक्टूबर से पहले नहीं आना है। डिमांड धीरे धीरे अनलॉकडाउन की वजह से बढ़ेगा। प्राइजेस मुझे लगता है वापस 2,900 का पहला लेवल, इसके ऊपर 3,300 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो थोड़ा भी पुल बैक वापस मिले लेके चलिए, ये काउंटर काफी स्ट्रांग रहेगा। ओके ओके, सचिन है, अगला सवाल सचिन का है, पूछिए सचिन जी। सचिन, आपको आवाज आ रही है? यस सर। पूछिए सर, कॉटन ऑयल के ऊपर करंट रेट पर फिजिकली बाय करना चाहिए या करेक्शन का वेट करना चाहिए? अभी कॉटन केक की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, एक बार फिर से बता दें अजय जी संक्षेप में क्या करना चाहिए कॉटन केक में? काउंटर काफी स्ट्रांग है, सप्लाई काफी कम है, डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 2900, ओवरऑल 3300 तक के भी लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई, लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल।
नितिन जी, जिस ढंग से हमने गोल्ड में 2 दिन में बड़ी गिरावट देखी है, गोल्ड अपने आप को संभालता हुआ दिखाई देगा। करंट मार्केट पे या 48,300 पे लेके चलिए। 48,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अपसाइड में 48,650 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। आपकी कॉल प्रथमेश जी। कॉपर का जून वायदा बेचना चाहिए। 764 एंट्री पॉइंट, 767 स्टॉप लॉस, टारगेट नीचे में 758। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है कि क्रूड ने अपना हायर रेंज पे वापस पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कॉशियसली क्रूड को बाय कीजिए 4840 4850 की रेंज में ही। स्टॉप लॉस 4780 का रहेगा। अपसाइड है बट लिमिटेड रहेगा 4940 का। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।